हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच। एंड फिगर ऑफ स्पीच लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, या फिर आप नॉर्मल किसी तरीके की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें इंग्लिश आती है तो कभी कभी इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो अगर आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आई थिंक आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज जिस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो आप इसे नहीं ही भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। सो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं अलंकार, हिंदी में से अलंकार बोला जाता है। एंड ये हमारी लैंग्वेज जो होती है उसकी उसकी जो ब्यूटी होती है उसे इन्हेंस करते हैं और उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वर्ड और एक्सप्रेशन use not with its original meaning but in an imaginative way to make a special effect. So a word और expression जिसे कि हम ओरिजिनल मीनिंग में यूज़ नहीं करते हैं बल्कि हम इसे इमेजिनेटिव वे में यूज़ करते हैं और एक स्पेशल इफेक्ट देते हैं। सो वो होती है फिगर ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच जो आती है वो आती है सिमली, और जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच मानी जाती है और बहुत ज़्यादा बार आती है, बहुत ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो डेफिनेशन है इसकी कि इन असेंबली अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। In this figure of speech, words of comparison so like as are used. सो जो सिमली होती है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिनके बीच में एक जो पॉइंट होता है, एक जो चीज़ होती है वो कम से कम कॉमन होती है। एंड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच हम कंपैरिजन के कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सो है, लाइक है, एज है, इस तरीके के हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो ये बहुत आसान होती है, आपको पहचानने में बहुत आसानी से आप इसे पहचान जाएंगे। सिमली में आप एक ज़रा ध्यान दीजिएगा तो आपको सिमिलैरिटी की साउंड आ रही है। जब आप इसे पहचान लेंगे कि सिमिलैरिटी, तब आप समझ जाएंगे कि सिमिलर कुछ चीज़ें हैं उनके बीच में कंपैरिजन हम यहाँ दिखाएंगे, कोई वन पॉइंट सिमिलर है, कॉमन है। सो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सो, लाइक, एज। और यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप उससे देख सकते हैं। सो दे फाइट लाइक कैट एंड माउस। सो वो किसकी तरह लड़ते हैं? बिल्ली चूहे की तरह। और यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है लाइक को, तो आप जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर किस तरीके से कंपैरिजन वाला जो वर्ड है वो हमने यूज़ किया है। दूसरा ही एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, यानी कि वो उतना ब्रेव है जितना कि एक लाइन होता है, ठीक है, यानी कि जितना एक शेर होता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कंपैरिजन किया गया है बट एक पॉइंट कॉमन लिया गया है, जैसे कि इसमें ब्रेव एक कॉमन ले लिया गया और जो पहले वाला था उसमें जो फाइट वर्ड है उसे थोड़ा सा कॉमन ले लिया गया है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं वो कॉमन ली गई हैं। अब हम दूसरे हमारी फिगर ऑफ स्पीच है उसकी बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर बहुत कुछ सिमिली से मिलती जुलती होती है और इसीलिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हम इसे सही से समझ लेंगे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। सो मेटाफर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सो वो है, इन अ मेटाफर अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट द वर्ड ऑफ कंपेरिजन सो, लाइक, as are not used, that is a metaphor, is an implied simile, ठीक है। सो मेटाफर में क्या होता है, हम कंपैरिजन ज़रूर करते हैं बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और उनमें कंपैरिजन के हम उनके बीच में कोई वर्ड यानी कि सो, लाइक, एज जो हम उसमें यूज़ करते थे, सिमिली में यूज़ करते थे, इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं और इसीलिए मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली कहा जाता है। यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, और अगर आप इसकी हिंदी निकालते हैं तो उसका मतलब होता है वो किसकी तरह है? शाइनिंग स्टार, चमकते हुए तारे की तरह। तो कहीं ना कहीं जब आप इसकी हिंदी निकालते हैं तो इसमें तरह, जैसा, इस तरीके के शब्द अपने आप आ जाते हैं। तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ मेटाफर है और सिंपली में हम जो वर्ड यूज़ करते थे वो यहाँ नहीं है। उसी तरीके से जो दूसरा दिया हुआ है, लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो इसकी भी हिंदी मीनिंग आप निकाल के देखिए। लव कैसा है, यानी प्यार होता है जिंदगी में मसाले की तरह, तरह आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कंपैरिजन ज़रूर कर रहे हैं बट यहाँ हम
किसी भी तरीके के वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा मेटाफर। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। तो अब हमारी तीसरी फिगर ऑफ स्पीच आती है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ हैविंग लाइफ। यानी पर्सोनिफिकेशन में हम जिन चीज़ों में लाइफ नहीं है, जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइफ नहीं है या आइडियाज़ ऐसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, उसको भी हम लाइफ दे देते हैं, जीवन दे देते हैं। दैट इज़ personification is to endow intelligence and personality to inanimate things, to give them impression as if they were living being। और उनके अंदर ऐसी इंटेलिजेंस, हम काल्पनिक रूप से ऐसी इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी हम उसमें दे देते हैं, उन्हें दे देते हैं कि ऐसा लगता है मानो वो एक जीवंत चीज़ें हों। यहाँ नीचे आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ लिखा है लव इज़ ब्लाइंड, यानी कि प्यार अंधा होता है। अब प्यार कोई इंसान तो है नहीं और अंधा भी नहीं हो सकता। तो जब हम प्यार को पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि पर्सोनिफिकेशन में आ रहा है पर्सन, ठीक है। पर्सन यानी कि आप किसी को पर्सन का मतलब क्या होता है, मानव, ठीक है, व्यक्ति। सो जहाँ पर्सन आ गया, पर्सोनिफिकेशन आ गया, वहाँ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ आ रहा है मानवीकरण वाली बात। यानी कि किसी भी एनिमेट चीज़ को, किसी इनएनिमेट चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम यहाँ जीवंत की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम उसे डायरेक्ट समझ जाएंगे कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल है, द ट्री डांस बैक एंड फोर्थ इन द विंड। ट्री डांस कर रहे हैं हवा में इधर उधर। ट्री जो है वो डांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक जीवंत चीज़ नहीं है। सो वो सिर्फ इस तरीके से हिल रहे हैं और उसमें हमने उनके अंदर ऐसी जीवंत पर्सनैलिटी, जीवंत चीज़ें डाल दी जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है कि वो एक जीवंत मनुष्य की तरह बन गए हैं। सो पर्सोनिफिकेशन बहुत आसान है, मानवीकरण दे दिया जाता है जब भी किसी तरीके की इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, तो वहाँ पर आप इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है हाइपरबोल। हाइपरबोल की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सो हाइपरबोल इज एन एग्जेग्रेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ग्रेटर इम्प्रेशन। हाइपरबोल क्या है? एग्जैगरेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ करना, ओवर स्टेटमेंट देना, यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना, फॉर द सेक ऑफ मीनिंग अ ग्रेटर इम्प्रेशन, यानी कि किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए आप कभी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर जब बोल देते हैं तो वही हाइपरबोल हो जाती है। हाइपरबोल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा हाइपरबोल, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा और बोल मतलब बोलना, तो हाइपरबोल मतलब हो गया कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलना। यहाँ पर इसके दो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि द बॉय रन्स फास्टर देन अ कार। यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि बॉय जो है वो इतना ज़्यादा तेज दौड़ रहा है कि वो कार से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सो यहाँ पर ये हाइपरबोल यूज़ किया गया। दूसरा है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे परफ्यूम लग जाएं और फिर भी एक छोटा सा जो हाथ है उसे खुशबूदार ना बनाया जा सके? सो ये पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ हाइपरबोल यूज़ किया गया है अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए। सो जहाँ भी किसी बात का प्रभाव को बढ़ाने के लिए, किसी अपने जो भी आप बोल रहे हैं उसकी इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए, जब आप बोलते हैं ग्रेटर इम्प्रेशन रखने के लिए आप बढ़ा चढ़ाकर ओवर स्टेटमेंट देते हैं या एग्जैगरेट करते हैं चीज़ों को, वहाँ हाइपरबोल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनोमोटोपिया। सो जो ओनोमोटोपिया है ये इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही छोटी सी है और आप यहाँ देखिए। सो इन ओनोमोटोपिया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है। और इसमें क्या है, आपको जहाँ पर भी कोई साउंड सजेस्ट करता है किसी मीनिंग की तरफ या किसी सेंस की तरफ, वहाँ ओनोमोटोपिया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, यहाँ एग्जाम्पल्स मैंने दो लिखे हुए हैं। सो द आउल हूटेड इन द ट्री। हूटेड जो करता है वो हमेशा आउल करता है, वो आउल की साउंड है, ठीक है। जहाँ भी, जैसे आप बर्ड्स की बात कर लीजिए, बर्ड्स क्या करती हैं? चैटर चैटर करती हैं, ठीक है। सो उस तरीके से यहाँ पर जहाँ भी साउंड की मीनिंग सेंस बन जाएगा वहाँ ओनोमोटोपिया हो जाएगा। जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि माई टीथ चैटर्ड एज आई स्टूड इन द स्नो।
तो टीथ जब किटकिटाते हैं तो उसकी आवाज़ को हम चैटर बोलते हैं। यानी किसी भी चीज़ की आवाज़ का जो भी नाम है, जो भी उसको नेम दिया गया है, वो अगर आपको दिख जाता है तो यहाँ बन जाता है ओनोमोटोपिया। सो ये थे हमारे सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच। अभी फ़िलहाल मैं 5 ही फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आगे आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, तो मैं ज़रूर आगे वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। सो फ़िलहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।